दर्पण क्या होता है? दर्पण के पहले हम आते हैं पटवारी के सिलेबस में। पटवारी के सिलेबस में क्या दिया है? फिजिक्स में दिया है हमको क्या? फिजिक्स पटवारी में दिया है क्या? वेट। क्या दिया है? वेट। वेट मतलब क्या होता है? वजन। वेट मतलब क्या होता है? वजन। ठीक, तो वेट मतलब एक्चुअल में क्या होता है? भार। वेट मतलब क्या होता है? भार। जब द्रव्यमान के साथ क्या जाए? गुरुत्वीय आकर्षण बल आ जाए, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण आ जाए, तो क्या कहलाता है? हमारा वेट कहलाता है। ठीक है, वेट क्या कहलाता है? जब द्रव्यमान के साथ कौन आ जाए? गुरुत्वीय आकर्षण बल आ जाए या गुरुत्वीय त्वरण आ जाए, तो क्या कहलाता है? हमारा वेट कहलाता है। ये पेन है, पेन का कुछ ग्राम क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिर रखा है, तो ये क्या कहना है? इसका वेट क्या कहना है? इसका सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है? ये द्रव्यमान है। ठीक, अब जैसे ही इसको हवा में यहाँ पर हम लटका दें या फिर छोड़ने की कोशिश करेंगे, सीधा कहाँ चला जाएगा? जमीन पे चला जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर आके रुका था, ये सडनली इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये ज्यादा भार का ये क्या करेगा? अनुभव करेगा। ये ज्यादा भार का अनुभव करेगा तो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये ज्यादा भार का अनुभव करेगा। ठीक, जब गुरुत्वीय त्वरण के कारण ज्यादा भार का अनुभव करेगा तो क्या कहलाएगा? हमारा वेट कहलाएगा। ठीक, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल, लिफ्ट के एग्जांपल से देख सकते हैं। जब भी लिफ्ट ऊपर के साइड जाती है, लिफ्ट ऊपर के साइड जाती है, तो लिफ्ट में आप खड़े होते तो आपको क्या लगता है कि आपका वेट बढ़ गया है या नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, वहां पर क्या होता है? आपका सिर्फ वजन, आपका सिर्फ क्या नहीं होता? द्रव्यमान नहीं होता, वहां द्रव्यमान के साथ क्या लगता है? गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो? आपको ये वेट जो है आपको क्या लगता है? भार लगता है। और भार जो होता है वो क्या होता है? mg। समझ में आया? इसका मात्रक कितना होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इनटू त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। समझ में आया? पहली चीज हमने क्लियर किया वेट का। दूसरा क्या लिखा था? मास। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को कैसे इंडिकेट करते हैं? मूल राशि है, मूल राशि को m से इंडिकेट करते हैं। ठीक, गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर कोई राशि को क्या करा जाए? अलग रखा जाए तो उसका जो वेट होगा, उसका जो वजन होगा, वो क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान। ठीक, कैसे इंडिकेट करते हैं? m से। और मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, स्मॉल केजी से व्यक्त करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। ठीक, किसी भी पिंड या किसी भी आकृति का स्टोरेज क्षमता, किसी भी आकृति की स्टोरेज क्षमता क्या कहलाती है? उसकी आयतन कहलाती है। ठीक, जैसे कि ये बॉटल है, बॉटल का कैप ओपन करते हैं और यहाँ से पानी भरना स्टार्ट करते हैं, तो अधिकतम कितना पानी जाएगा? 1 लीटर का पानी जाएगा। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? वॉल्यूम कहलाएगा। कितने की क्षमता है इसकी? 1 लीटर पानी की क्षमता क्या कहलाएगी? उसकी वॉल्यूम। समझ में आया? वॉल्यूम के लिए क्या जरूरी होता है? जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? पानी को रोकना चाह रहे हैं और पानी बह के कहाँ चला जा रहा है? पूरा का पूरा नीचे। क्योंकि कौन सी आकृति थी? बोर्ड क्या थी? एक आयत था। और आयत कौन सी आकृति है? 2 डायमेंशन की आकृति है। 2 डायमेंशन की आकृति होने के कारण क्या हुआ? पानी स्टोर नहीं हो पाया। ठीक, यहीं पर हम बात करते हैं। ये कमरा है, ये कमरा कौन सा है? घनाभागार है। इसमें क्या है? लंबाई, चौड़ाई और क्या आ गया? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होने के कारण क्या हो गया? स्टोरेज क्षमता आ गई। पानी स्टोर हो सकता है। तो जो स्टोरेज क्षमता है वो कितनी विमाओं से मिलकर बनता है? 3 विमाओं से, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब या मीटर की पावर 3। और विभव सूत्र हो जाएगा m0 l की पावर 3 t की पावर 0। आया समझ में? ठीक, जो एमपी पटवारी का सिलेबस है उसमें अगला दिया है क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। ठीक, तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, प्रतिबिंब को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं हम दर्पण को। किसको समझ रहे हैं हम? दर्पण को।
दर्पण क्या होता है? एक प्रकार का कांच होता है। दर्पण एक प्रकार का क्या होता है? कांच होता है। ठीक, अगर हम कांच में देखें तो कांच में क्या होते हैं? कांच में किरणें आती हैं। ठीक, किरणें आती हैं और किरणें दूसरे साइड गुजर जाती हैं, तो कांच दर्पण कहलाएगा क्या? कभी कभी भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि दर्पण का मतलब क्या होता है? जो प्रतिबिंब को बनाए, जो हमारी आकृतियों को बनाए। ठीक, तो दर्पण कब कहलाएगा? जब हम क्या करें, दर्पण के बैक साइड पे क्या कर दें? लेप या पॉलिश कर दें, किसकी? मरकरी और टिन की। मरकरी और टिन की पॉलिश कर दें तो क्या होगा? किरणें आएंगी और यहां से क्रॉस होकर इस साइड नहीं गुजरेंगी, वापस कहां जाएंगी? रिफ्लेक्ट होकर उसी मार्ग में वापस लौटेंगी। तो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? हमारा दर्पण। समझ में आया? दर्पण की परिभाषा समझ में आई आपको? जितनी भी आपतित किरणें होंगी 100% आपतित किरणें क्या हो जाएंगी? 100% परावर्तित हो जाएंगी। दर्पण क्या करता है? 100% आपतित किरणों को 100% क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। समझ में आया? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण, परवलयाकार दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समतल, गोली और परवलयाकार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? गोली दर्पण है। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण की लिए परिभाषा क्या है, या फिर हम कैसे पहचान सकते हैं? गोली दोनों होते हैं, अवतल भी गोली होता है और उत्तल भी गोली होता है। ठीक है, पर अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? दबा हुआ होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक, और उत्तल दर्पण का क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ। तो जब प्रतिबिंब को छोटा बनाना हो, प्रतिबिंब को क्या करना हो? छोटा बनाना हो, कौन से दर्पण का यूज करते हैं हम? प्रतिबिंब छोटा किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। प्रतिबिंब को बड़ा करना हो, प्रतिबिंब को बड़ा करना हो तो किसका यूज करते हैं हम? उत्तल दर्पण का। ठीक है, आया समझ में? जैसे आप जिम जाते हो तो बॉडी बिल्कुल फूली हुई दिखती है, क्या रीजन है? कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक, आगे बात करते हैं दर्पण पर क्या बनता है? इमेज बनती है। इमेज बनती मतलब क्या बनता है? प्रतिबिंब। दर्पण पर जो आकृति बनती है, आकृति क्या बोलते हैं हम? इमेज बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। आपतित होती है तो आपतित किरणें क्या हो जाती है? 100% क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, परावर्तित होकर मतलब आपतित होकर क्या करती है? वो प्रतिबिंब बनाती है। जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा हो सकता है। ठीक, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, जब भी आप किसी पर्दे पर लाइट को या फिर कोई आकृति को बनाते हो तो उसकी बैक साइड पे जो आकृति दिखती है वो हमारी क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पर मिरर पे खड़ा हूँ, या फिर ये मैं मिरर पे खड़ा हूँ, मिरर पे जो इमेज बन रही है मेरी, वो क्या कहलाएगी? हमारी वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगी। समझ में आया? और उल्टा बनता है, कह रहा है, और हम हमेशा मिरर को देखते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। जैसे मेरे सामने मिरर है, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे वॉच है और मैं मिरर पे देख रहा हूँ, तो मेरी आकृति में क्या दिख रहा है? राइट हैंड पे वॉच दिख रही है। तो प्रतिबिंब क्या हुआ? मेरे बराबर या मेरे से छोटा बना, जो कि क्या है? मेरे क्या है? अपोजिट बना, मतलब क्या बना है? उल्टा। आया समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं, दर्पण सूत्र देखते हैं। जब भी किसी दर्पण के सापेक्ष कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु की वक्रता केंद्र से दूरी एवं ध्रुव से दूरी के सूत्र को क्या कहते हैं? हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र का मान होता है 1/f = 1/u + 1/v। ठीक, जब भी हम कोई दर्पण लेते हैं, कौन से दर्पण लेते हैं? गोली दर्पण लेते हैं। तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। ये कौन सा दर्पण है? हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होने के लिए क्या जरूरी है? अवतल दर्पण होने के लिए क्या जरूरी है? परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उठा हुआ हो। ठीक, परावर्तक पृष्ठ क्या है? उठा हुआ है। और यहाँ पर ये दर्पण के क्या हो गए? ध्रुव हो गए। तो ध्रुव क्या होते हैं उसको सबसे पहले समझते हैं। दर्पण के ध्रुव को समझना चाह रहे हैं। गोली दर्पण था, इसका 2 पार्ट कर दिए।
तो ये जो पार्ट आया है ये क्या कहलाया हमारा, ऑरेंज कलर का जो पार्ट है वो क्या कहलाया हमारा अवतल दर्पण, और ये ग्रीन कलर का क्या है, परावर्तक प्रश्न। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं आपतित किरणें यहाँ पर आएंगी, ठीक, आपतित किरणें आएंगी। आपतित किरणें कहाँ से आएंगी, ये पूरे ग्रीन भाग पर आएंगी, और ये रेड जो सॉरी ये ऑरेंज भाग पर आएंगी। ये जो ग्रीन भाग है ये क्या करेगा, परावर्तित नहीं होने देगा, मतलब कि इसे गुजरने नहीं देगा, उल्टा क्या करेगा, इसी मार्ग में वापस पहुंचा देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या नाम आए हैं। ध्रुव आया है, ठीक, तो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव होता है दर्पण का एकदम सेंटर पॉइंट। जैसे यहाँ पर क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, एरिया है। ठीक, इस एरिया का एकदम सेंटर पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, इस एरिया का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। आया समझ में। ठीक, दूसरा वर्ड आया वक्रता केंद्र, दूसरा वर्ड है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो गोला है, ये जो गोला है, गोले का केंद्र, ये जो गोला है, गोला बनने के लिए क्या जरूरी है, उसका एक सेंटर होना चाहिए, सेंटर पॉइंट होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए। इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा हमारा, वक्रता केंद्र। ठीक, इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पर ये बीज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र। समझ में आया। ठीक, वक्रता केंद्र की परिभाषा हो गई। ठीक, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। आया समझ में। ठीक, ये देखो यहाँ पर वक्रता केंद्र से दिख रहा है, वक्रता केंद्र से यहां तक, इस तरफ इस पॉइंट तक, या इस तरफ इस पॉइंट तक, या इस तरफ इस पॉइंट तक, इस तरफ इस पॉइंट तक, ये दूरी क्या कहलाएगी हमारी, त्रिज्या। अगर ये हम इसको सिर्फ सर्कल माने तो ये सर्कल ही क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ठीक, तो ये त्रिज्या जो है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ये त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। समझ में आया। ये वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हो गई। इसके बाद हम देखते हैं इसका यहां से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक हम देखें तो पूरी दूरी क्या कहलाएगी, सर्कल का व्यास कहलाएगा। ठीक, इस सर्कल का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। ठीक, जो वृत्त का व्यास है उसे क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, द्वारक। ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, द्वारक। क्लियर हुआ। जब भी अब क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या निकाल रहे हैं, दर्पण सूत्र निकाल रहे हैं। तो जब भी किसी दर्पण के सामने वस्तु को मुख्य अक्ष के लंबवत रखते हैं, तो लंबवत क्या होता है, जब भी कितने डिग्री का कोण बने, एक आड़ी रेखा एक खड़ी रेखा के साथ कितने डिग्री कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक, मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु को रखने पर उसका बना प्रतिबिंब। ठीक, मुख्य अक्ष के लंबवत रखने पर ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से उस वस्तु की दूरी, वक्रता केंद्र से एवं फोकस बिंदु से उस वस्तु की दूरी का सूत्र क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब दर्पण सूत्र के लिए क्या जरूरी है, हमने एक वस्तु को रखा, क्या रखा, AB से एक किरण गुजरी कहां पर, M पर, रिफ्लेक्ट होकर कहां से चली गई, इस पॉइंट A डैश से। ठीक, दूसरी किरण A से गुजरी कहां से, वक्रता केंद्र को होते हुए कहां पर गई, N पर गई। ठीक, तीसरा हमने A को किससे मिला दिया, ध्रुव P से मिलाए, तो रिफ्लेक्ट होकर किरण कहां चली गई, पॉइंट A डैश से। ठीक, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि AB हमारा क्या था, प्रतिबिंब था, और जो नया प्रतिबिंब बना वो क्या बना, वस्तु से उल्टा बना, A डैश B डैश। समझ में आया। यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या हुआ है, प्रतिबिंब क्या बना है, वास्तविक बना है, वस्तु से उल्टा बना है, और वस्तु से क्या बना है, छोटा बना है। समझ में आया। ठीक, और इसमें हम प्रॉपर्टीज लगा के, मैथ की प्रॉपर्टीज लगा के, ज्यामिति की प्रॉपर्टीज लगा के किसका सूत्र निकाल सकते हैं, दर्पण सूत्र, जो कि क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। ठीक, अगला है पटवारी की जो एग्जाम में क्या पूछ रहा है हमसे, रिफ्लेक्शन, क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन को समझते हैं।
अगला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इस क्या होता है? अपवर्तन। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन की। ठीक, परावर्तन की बात आएंगे, अपवर्तन तो समझने में आसान होगा। ठीक, ये है क्या? परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ होने के लिए क्या जरूरी है? नीचे साइड क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दी जाए। ठीक, जब भी कोई आपतित किरण सीधी सीधी आती है, परावर्तित होकर के चली जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। सीधी आई, लंबवत आई, और क्या होगी? आपतित किरण परावर्तित होगी, लंबवत चलेगी। तो लंबवत होने के कारण क्या होगी? लंबवत क्या कहलाया? अभिलंब। लंबवत क्या कहलाया? अभिलंब। क्लियर हुआ? अगर क्रॉस पैटर्न पे आती है कितने डिग्री कोण के साथ? 45 डिग्री कोण के साथ, तो ये क्या, कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण आएगी और परावर्तित होकर के चली जाएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक, इसी माध्यम पे वापस लौट गई। ये क्या होगी? परावर्तित होके इस तरफ आ गई। ठीक, परावर्तित किरण। यहां पर कौन सा कोण बना? आर कोण बना। किसके साथ? आपतित किरण का अभिलंब के साथ कौन सा कोण बना? आर कोण। ठीक, अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का क्या कोण बना? थीटा। ठीक, तो इसको नाम दे देंगे, आपतित किरण का कोण है इसलिए इसका नाम दे दिए क्या? आपतन कोण। कौन सा कोण दे दिए इसका नाम? आपतन कोण। इस वाले कोण को दे देंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, समझ में आया? ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन के नियम के लिए क्या क्या जरूरी है? दो नियम होते हैं, क्या क्या है? आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण, तीनों एक ही अक्ष में मौजूद होते हैं, तीनों एक ही माध्यम में मौजूद होते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं। ठीक, आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के क्या है? बराबर है। आपको दिख भी रहा है कि अगर ये 45 डिग्री का है तो यहाँ पर थीटा भी कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित, परावर्तित एवं अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही माध्यम में मौजूद होते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा क्या है? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। समझ में आया? प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया? ठीक, अब प्रकाश का परावर्तन समझते हैं हम। ये क्या था? प्रकाश का अपवर्तन था। ठीक, प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। ठीक है भैया, देखो इधर प्रकाश के परावर्तन को समझ रहे हैं। ये क्या था? एक मिरर है, एक कांच हो गई। ठीक, इस कांच में अगर हम ये लाइट को प्रोवाइड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि लाइट क्या हो रहा है? लाइट आपस में वापस फैल जा रहा है। ठीक, और इस तरफ दूसरी साइड निकल रहा है कि लाइट वापस नहीं जा रहा। ये परावर्तक पृष्ठ क्या कर दी हमने? परावर्तक पृष्ठ बना दिया। अगर ये कांच होता है क्या हो जाता है? सीधी सीधी किरणें गुजर जाती है। अभी क्या हो रहा है? लाइट इसमें आ रहा है और लाइट क्या हो जा रहा है? क्रॉस होके अपने माध्यम में वापस लौट जा रहा है। या फिर क्या हो रहा है? क्रॉस में लाइट पहुंचा है तो क्रॉस में लाइट आगे बढ़ रहा है। इस तरफ से लाइट पहुंचा है तो इस तरफ आगे बढ़ रहा है। समझ में आया? ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं हम? अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन क्या होता है? अगर हम माध्यम दो प्रकार के बना लें, माध्यम को दो प्रकार के बना लें, इस तरफ ऊपर हो गया सघन, नीचे साइड हो गया विरल। सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक, ये कौन सा है? अभिलंब। ठीक, तो जब भी कोई आपतित किरण कहां से आती है? सघन माध्यम से। कौन से माध्यम से? सघन माध्यम से। और कहां जाती है? विरल माध्यम में, तो क्या हो जाती है? वो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपतित किरण, आपतित किरण कहां आई? सघन माध्यम से आई विरल माध्यम में, तो परावर्तित होकर क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। परावर्तित होकर क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रही थी तो यहां पर क्या बनाएगी? थीटा प्लस आर कोण बनाएगी। कौन? अभिलंब के साथ परावर्तित किरण। समझ में आया? ठीक,
दूसरा, अगर आपतित किरण विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में जाती है। आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर थीटा कोण अभिलंब के साथ बना दी थी आपतित किरण तो परावर्तित होकर थीटा माइनस भार कोण बनाएगी। आया समझ में? ठीक। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर आप लाइट को आप क्या करेंगे, सिंपल अंधेरे में लाइट को आप जलाएंगे, टॉर्च को जलाएंगे तो टॉर्च क्या हो जाएगा, टॉर्च का लाइट दूर तक जाएगा। यहीं पे आप लाइट को क्या करो, पानी में डाल दो, तो पानी में लाइट उतना नहीं फैलेगा जितना कि वो क्या कर रहा था, अंधेरे में फैल रहा था। ठीक, क्योंकि अंधेरे में क्या था, वो सघन माध्यम से कहा जा रहा था, विरल माध्यम में जा रहा था, तो फैल रहा था। ठीक। दूसरा, अगर आप विरल माध्यम से मतलब लाइट को बाहर से लेके, खुले मैदान से लेके कहाँ जा रहे हो, पानी के अंदर लेके जाते हो, तो पानी के अंदर कहाँ चल जाएगा, वो सघन माध्यम में, और पानी क्या जाएगा, पानी में प्रकाश जो है वो कम फैलेगा। समझ में आया? ठीक। अगला है, पटवारी के सिलेबस में क्या डला हुआ है हमारा, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। गति के कितने नियम दिया था, 3 नियम दिया था। ठीक। गति के तीनों नियम क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। गति के नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक। न्यूटन को फिजिक्स का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक। न्यूटन ने गति के नियम दिया था, तो पहला नियम क्या था गति का, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, प्रत्येक गतिमान वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल आरोपित ना करे। प्रत्येक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उसमें क्या करें, कोई बाह्य बल आरोपित ना करे। ठीक। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं हम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। स्थिर वस्तु स्थिर रहती है एवं गतिमान वस्तु गतिमान होती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल आरोपित ना करे। ठीक। जैसे ये पेन स्थिर, ये चश्मा यहाँ पर रखा हुआ है, स्थिर मोशन में है, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं तो स्थिर ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक। अगर ये गतिमान में है, रेगुलर गतिमान में है, जब तक इसमें बाह्य बल न लगा के रोके तब तक ये क्या होगा, रुकेगा नहीं। ठीक। तो इस नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। समझ में आया? द्वितीय नियम, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। जैसे कि हम जब भी क्रिकेट खेलते हैं, क्या करते हैं, बॉल को कैच लेते टाइम हाथ को पीछे झटके से खींचते हैं। ठीक। क्या करते हैं हम, जो बल से वो आ रही होती है, जिस बल से बॉल आ रही होती है, हम क्या करते हैं, उसके पीछे खींच के करते हैं, उसके संवेग में परिवर्तन करते हैं जिससे कि हमें क्या लगती है, चोट वगैरह नहीं लगती। आया समझ में? ठीक। थर्ड नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मतलब कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम क्या कहलाता है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक। जैसे कि आपने इस नियम को समझने के लिए बहुत ही सरल शब्दों में हम समझे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये माना कि ये बंदर है। ठीक है, क्या है, ये बंदर है। आपने इसको अपने सामने बिठा ला। ठीक है। अब आपने एक बढ़िया जोरदार तमाचा उसके आपने राइट हैंड से मारा तो आपके सामने बैठे तो कौन से गाल पे लगा, लेफ्ट।
वाले उस पे लगा, चिक्स पे लगा, ठीक, क्लियर हुआ। वो आपको उसी मोशन पे, उसी स्पीड से, उससे डबल स्पीड से क्या करेगा, आपके उसके राइट हैंड से मारेगा और आपके लेफ्ट हैंड पे क्या बन जाएगा, निशान बन जाएगा, ठीक। आपने क्रिया की एक थप्पड़ जड़ने की और बंदर ने वापस आपको एक थप्पड़ जड़ के दिया, आपको क्या समझ में आ गया, न्यूटन का गति नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, समझ में आया, ठीक। अगला देखो सिलेबस में, अगला क्या है, ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। प्रत्येक पिंड पृथ्वी पर क्या करता है, गुरुत्व आकर्षण का क्या करता है, अनुभव करता है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ठीक, का नियम दिया। अगर पिंड ए है, पिंड बी है, ठीक, पिंड ए है, पिंड बी है, पिंड ए कैपिटल है, पिंड बी का द्रव्यमान स्मॉल एम है, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। पिंड था उसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का, ठीक। प्रत्येक पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होती है, ऊपर से कहां जाती है, नीचे की ओर ही आती है, क्योंकि वहां पर आकर्षण बल लगता है, किसके, गुरुत्व का आकर्षण बल लगता है, समझ में आया। पिंड ए है, पिंड बी है, ठीक, न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जो कि क्या है, दोनों पिंडों के मध्य, ध्यान सुनना, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल दे रहे हैं, तो क्या है, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान की समानुपाती, उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। F मतलब क्या है, स्मॉल m, इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, m इंटू n के क्या हो गया, F समानुपाती, एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेशन हो गई, ठीक। इन इक्वेशन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉमन है, तो एक साथ लिख सकते हैं, F समानुपाती m अपॉन r का स्क्वायर, क्लियर हुआ, ठीक। जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, क्या लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है, और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, गुरुत्व के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक, किसके लिए पढ़ रहे हैं, गुरुत्व के लिए पढ़ रहे हैं। तो F बराबर हो जाएगा m अपॉन r का स्क्वायर, ठीक। जिसे जो G है, कैपिटल G है, ये क्या है, नियतांक है, कौन सा नियतांक है, गुरुत्व के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नियतांक किसका हुआ, गुरुत्वीय नियतांक, कितना हुआ, गुरुत्वीय नियतांक। यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता आपको कि गुरुत्वीय नियतांक G का मान कितना होता है, गुरुत्वीय नियतांक G का मान कितना होता है, तो G बराबर होता है 6.67 गुणित 10 की घात ऋण 11, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर अब आपको इसका क्या बनाना है, मात्रक बताना है, क्योंकि कई बार आपसे मात्रक पूछ लेता है। अगर आप यहाँ करोगे, यहाँ सिर्फ G को रखोगे, G को इस साइड रखोगे, बाकी सारी वैल्यू को क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, क्या हो जाएगा, F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m इंटू m बराबर क्या हो जाएगा, G का अगर आपको मात्रक बताना है, क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक। ये क्या लिखा है, R लिखा है, R क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, क्लियर हुआ। और बटे में क्या लिखा है, द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, दूसरे द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम, किलोग्राम गुणित किलोग्राम, किलोग्राम का क्या हो जाएगा, वर्ग, किलोग्राम का, आया समझ में, ठीक। इसमें नहीं पूछा है, पर हो सकता है कि पलायन वेग का एक क्वेश्चन बना दे, अगर ग्रेविटी पूछा है तो पलायन वेग का भी क्वेश्चन बनाने की संभावना है, ठीक है। पलायन वेग क्या होता है, एक प्रकार का पिंड का वेग ही होता है। जब हम किसी पिंड को क्या करें, अगर यहाँ पर पृथ्वी ले रहे हैं और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, जब भी कोई पिंड को फेंकें और क्या हो जाए, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर
अनंत पे चले जाए या ब्रह्मांड पे चले जाए तो वो क्या कहलाता है हमारा, वह वेग जिस वेग से वह जाता है उस वेग क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक, पलायन वेग का मान होता है v बराबर √2 r g। क्लियर हुआ। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, यहाँ पर दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी है। r क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या, r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। दोनों के मान क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब कि कितने भी भार का या कितने भी वेट का आप पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं। बस शर्त कितनी है कि उसका मान कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आया समझ में। तो डी नाइट इंस्टीट्यूट में आप आगे भी केमिस्ट्री और बायो और पटवारी के आगे सिलेबस के लिए आप जुड़ सकते हैं। आज हमने टोटली जितना भी एमपी पटवारी में फिजिक्स का सिलेबस था इसे कंप्लीट किया और आगे हम इसी प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक, थैंक यू।